ये पूछा जाता है कि VLSI फर्स्ट टाइम कौन सी जनरेशन के अंदर यूज़ की गई थी या। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, कंप्यूटर के जनरेशन्स को हमने शुरू किया था पिछली वीडियो के अंदर। हिस्ट्री के बारे में जाना, क्या कौन कौन से चेंजेस थे, कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे इससे पहले। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में किया जा, डिटेल में नहीं गए उसमें। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर हैं कौन, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से कंप्यूटर हैं, अबाकस के बारे में आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी हम जनरेशन्स को शुरू करते हैं, जिनमें से मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो टोटल जो जनरेशन्स हैं अभी तक कंप्यूटर्स की, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर वो अभी तक हैं आपकी टोटल 5 जनरेशन्स, मतलब पीढ़ियां, 5 पीढ़ियों से अभी तक कंप्यूटर चलता आया है, 5 पीढ़ियां उसने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, और एट प्रेजेंट हम जो यूज कर रहे हैं वो 5th जनरेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 जनरेशन होती हैं कंप्यूटर की। कौन कौन सी होती हैं? सिंपल, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड इज सेकंड जनरेशन, थर्ड इज थर्ड जनरेशन, जो इनको बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं 2G 3G 4G 5G, दैट इज ऑल्सो जनरेशन्स। ठीक है, तो ये आया आपका 4th जनरेशन और नेक्स्ट आता है आपका 5th जनरेशन। ठीक है, ये 5 जनरेशन्स हैं जो कंप्यूटर्स की चली हैं और इनको हम यूज करते हैं जनरेशन्स को। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स कैसे थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, सेकंड जनरेशन में कैसे थे, थर्ड में कैसे थे, 1 बाय 1 जो है इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स कैसे थे, ठीक है, कब से कब तक थी फर्स्ट जनरेशन? तो जो फर्स्ट जनरेशन थी आपकी, फर्स्ट जनरेशन थी 1946 से लेकर के 1959 तक। 1946 से लेकर के 1959 तक थी आपकी फर्स्ट जनरेशन। उस टाइम के जो कंप्यूटर थे उसके बाद सेकंड जनरेशन आ गई थी। तो याद रखिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, 1946 और 1959। ठीक है, याद रखने आप कर सकते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले से वो जनरेशन चली थी, 1946 से 1959। अब इसमें कंप्यूटर्स कैसे थे? इसमें कंप्यूटर्स थे रूम के बड़े बड़े, ठीक है, पूरे रूम के बराबर कंप्यूटर्स होते थे। ठीक है, लार्ज ह्यूज साइज होता था उनका, ह्यूज साइज। ठीक है, बड़े बड़े होते थे। ठीक है, दूसरा स्लो होते थे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा स्लो होते थे। ठीक है, तीसरा एक्सपेंसिव होते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत महंगे होते थे। ठीक है, मतलब आप खुद लगाइए कि इतने, एक तो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं रही। ठीक है, दूसरा एक रूम के बराबर बड़े बड़े कंप्यूटर्स, और उन कंप्यूटर्स के अंदर साइज उनका बड़ा है, स्लो हैं, एक्सपेंसिव हैं। ठीक है, दूसरा टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी, कैसे वो CPU की जगह, जैसे होता है ना CPU आज के डेट में हम माइक्रो प्रोसेसर्स यूज करते हैं, तो उनकी जगह क्या यूज होता था? उनकी जगह यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स कैसी होती हैं? वैक्यूम ट्यूब्स एक तरीके से बल्ब की तरह ले सकते हैं, वैसे बल्ब हम यूज करते हैं ना वैसे, या फिर आपने पुराने टीवी देखे होंगे तो उनके अंदर एक होता ना, एक रॉड जैसी होती थी। ठीक है, तो वो भी आप समझने के लिए कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ उसके अंदर, तो ऐसे बल्ब की तरह होती थी वैक्यूम ट्यूब्स, और उनके अंदर जो है आपका प्रोसेसिंग और बाकी सारी चीज़ें वो करते थे। ठीक है, बल्ब की तरह होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी वहां पे। अब इन वैक्यूम ट्यूब्स को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? AC, अल्टरनेटिव करंट की जरूरत पड़ती थी। अब AC की जरूरत पड़ रही है, इतनी बड़ी मशीन है, उसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, तो ऑब्वियस है वो भी खर्चा है। ठीक है, और वैक्यूम ट्यूब्स से के साथ काम करती थी, इलेक्ट्रिसिटी लगती थी, तो हीट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो उनको फिर ठंडा भी रखना पड़ता था। ठीक है, तो इस टाइप की कंप्यूटर्स थे पहले 1945 के अंदर, 1946 1959 के बीच में वैक्यूम ट्यूब वाले थे। ठीक है, हीट करंट उनको चाहिए था, AC करंट चाहिए था उनको। ठीक है, हीट सप्लाई चाहिए थी, सॉरी हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, मतलब बहुत गर्म हो जाते थे। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब्स ऑब्वियस है होने थे। ठीक है, साइज बड़ा ज़्यादा होता था।
ठीक है। तो इस टाइप से वो कंप्यूटर्स थे उस टाइम पे काम करते थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो उस टाइम के कंप्यूटर्स के एग्जांपल मैं लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं, कंप्यूटर का नाम लिखा होगा उन्होंने, तो उसमें क्या होता है कि पूछ लेते हैं कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था ये, ठीक है, या फिर उस जनरेशन के किसी कंप्यूटर का नाम बताओ, ठीक है। तो उसमें आपका नाम आ जाता है ENIAC, ठीक है, ENIAC, नोट कर लो इस चीज को। सेकंड आपका हो गया EDVAC, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका UNIVAC1, ठीक है, ये उसके अंदर आते हैं। अब इनकी थोड़ी सा फुल फॉर्म समझ लेते हैं कि ये यूनैक क्या है, एडवैक क्या है, यूनिवैक क्या है, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म होती हैं इलेक्ट्रॉनिक, लिख लो इस चीज को, काम आएंगी, पूछ लेते हैं कई बार। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, GTOR, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म हुई ENIAC की, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है कि एडवैक आ गया, ठीक है। तो ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म होगी एडवैक की। इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स उस टाइम आगे 94 फर्स्ट जनरेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आ गए थे, उससे पहले मैकेनिकल ही होते थे सारे के सारे, ठीक है। तो एडवैक का क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आपका यूनिवैक, ठीक है, इसका हुआ यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या फुल फॉर्म हुई इसकी, यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये फुल फॉर्म हुई आपकी यूनिवैक की। इसके अलावा आपका IBM के थे, IBM 701, IBM 650, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल्स हैं। आपसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है, या तो आपसे इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है, कि फुल फॉर्म क्या है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एग्जांपल बताओ, ठीक है, या फिर आपको ये ऑप्शन दिए होंगे कि ये कंप्यूटर ये लाइक ये नाम दे दिया, यूनिएक दे दिया या एडवैक दे दिया, तो ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर था, ये आपसे पूछा जा सकता है वहां पे, ठीक है। फिर IBM 701, IBM 650, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके फर्स्ट जनरेशन में से पूछे जा सकते हैं कि हाँ ये कंप्यूटर्स कौन सी जनरेशन के थे, ठीक है। अब हो सकता है कि ये तीनों आपको दे दिया ऑप्शन के अंदर, और बताओ कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है, ये तीनों दे दिया और नीचे आपको तीनों ही ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो वो ऑप्शन भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको फर्स्ट जनरेशन समझ आ गया, ठीक है। सिंपल समझो कि बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, अल्टरनेटिव करंट यूज करते थे, इलेक्ट्रॉनिक और वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर यूज की जाती थी, तो वो आएगा आपका फर्स्ट जनरेशन। या फिर पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर क्या चीज यूज की जाती थी, तो वहां पे वैक्यूम ट्यूब आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड जनरेशन के ऊपर कि सेकंड जनरेशन में क्या चीज हुई, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या चीज हुई, किस टाइप के कंप्यूटर्स थे, ठीक है, और कब से कब तक चली। तो जो आपकी सेकंड जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन के बाद शुरू हुई 1959 से लेकर के 1965 तक, 1959 से लेकर के 1965, फर्स्ट जनरेशन के बाद स्टार्ट हुई 1959 से लेकर के 1965 तक, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता था, अब इसके अंदर थी तो ये स्लो, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन थी उससे थोड़ा फास्ट थे, ठीक है। अब फास्ट कैसे हुए, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम कंज्यूम करते थे और थोड़ा साइज भी इनका छोटा हुआ, ठीक है। अब फास्ट कैसे थे, वैक्यूम ट्यूब्स इनमें खत्म कर दी गई, इनके अंदर यूज होते थे ट्रांजिस्टर्स,
ट्रांजिस्टर्स आपने साइंस के अंदर पढ़े होंगे कि कैसे होते हैं ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए एज की जगह पे, किसकी जगह पे, आपके वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स यूज किए। ट्रांजिस्टर आपने पढ़े होंगे ना, इस टाइप से एक डिवाइस होती है, उनके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं नीचे लगे हुए, ठीक है, जो आपके साइंस के अंदर होते हैं, जैसे ये होते हैं आपके एन टाइप, पी टाइप, ऐसे ऐसे समथिंग ना, ऐसे होते हैं, एमीटर होता है, कलेक्टर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो साइंस के अंदर आपने पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा एक बार। तो ट्रांजिस्टर्स लगे थे इसके अंदर, ठीक है। उसमें क्या हुआ, थोड़ा कॉस्ट कम हुआ, रिड्यूस हुआ, ठीक है। इनका साइज थोड़ा कम हुआ, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स फिर भी बड़ी बड़ी होती थी, इनका साइज थोड़ा और कम हुआ, तो साइज इसका रिड्यूस हुआ, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी उनके अंदर लग रही थी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी उसकी कंजप्शन भी कम हुई, किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी कम हुई इसके अंदर। दूसरा, इनके अंदर जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज आपकी की जाने लगी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप के थ्रू। इनपुट आउटपुट के लिए आपकी मैग्नेटिक टेप यूज की जाती थी। मैग्नेटिक टेप आपकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी यूज की जाती थी, फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी मैग्नेटिक टेप आपकी यूज होती थी, एंड सेकंड के अंदर भी मैग्नेटिक टेप आपकी यूज होती थी, ठीक है। इसके साथ मैग्नेटिक कोर्स आपकी यूज की जाती थी, मैग्नेटिक कोर्स आपकी यूज की जाती थी, किसके लिए, प्राइमरी मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक कोर्स मतलब इसके अंदर आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज आ गई थी, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर इनपुट आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप्स यूज की जाती थी, ठीक है। याद रखिए चीज को, फर्स्ट में मैंने बताना भूल गया। मैग्नेटिक टेप्स जो है फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी यूज की जाती थी। मैग्नेटिक टेप्स सेकेंडरी मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी के लिए सेकंड जनरेशन के अंदर भी यूज की जाती थी, और प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स इसमें के अंदर यूज किए जाते थे। अब ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप में आपको समझा देता हूं क्या होती है, आप लोगों ने देखी होगी वैसे, ठीक है, लेकिन आइडिया नहीं होता ना कि कैसी होती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक टेप कैसी होती है। आप लोगों ने इसको थोड़ा क्लियर करता है, ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे प्राइमरी, आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। आप लोगों ने अगर VCRs देखे होंगे तो उनके अंदर जो कैसेट्स होती थी और उनके अंदर जो रोल होता था ना कैसेट्स के अंदर, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक टेप ही होती है। या फिर आपने टेप रिकॉर्डर्स देखे होंगे, ठीक है, कैसेट जिनको बोलते थे हम ना, छोटी छोटी, ठीक है, और उसके अंदर जो हम पतली सी स्ट्रिप होती थी ना जो रोटेट करती थी वहां पे, ठीक है, टेप रिकॉर्डर के अंदर, तो वो मैग्नेटिक टेप ही होती है, ठीक है। तो वो उस टाइप की टेप्स जो हम यूज करते थे स्टोरेज के लिए, प्राइमरी स्टोरेज के लिए, ठीक है, सॉरी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो आई होप का मैग्नेटिक टेप आपको समझ आ गया होगा क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज होती थी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज हुई, वो क्या चीज हुई, मल्टी प्रोग्रामिंग यूज हुई इसके अंदर, मल्टी प्रोग्रामिंग। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इन विच जनरेशन मल्टी प्रोग्रामिंग यूज्ड, या मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन के अंदर यूज की गई थी, वो की गई थी आपकी किसके अंदर, सेकंड जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी इसके अंदर, वो की गई थी COBOL एंड फोर्टन। COBOL और फोर्टन जो है हाई लेवल लैंग्वेज इसके अंदर यूज की थी, नोट कर लो इस चीज को, COBOL एंड फोर्टन। मल्टी प्रोग्रामिंग, फर्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग किस जनरेशन के अंदर यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन से मल्टी प्रोग्रामिंग आपकी स्टार्ट हुई थी, एंड इस जनरेशन के अंदर OS के लिए COBOL एंड फोर्टन का यूज किया गया था, ठीक है। ये होगी आपकी सेकंड जनरेशन। आई होप समझा गया आपको, ठीक। मल्टी प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम इसके अंदर यूज की थी, कब से कब थी, 1959 से लेकर के 1965 तक। क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर्स एज किसकी जगह पे, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे, ठीक है। एंड मल्टी टेप्स यूज की थी सेकेंडरी मेमोरी के लिए, प्राइमरी के लिए मैग्नेटिक कोर्स इसके अंदर यूज किए गए थे, ठीक है। साइज थोड़ा कम किया था फास्ट से फर्स्ट जनरेशन से, एंड लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, COBOL एंड फोर्टन। याद रखो, समझ रखो, ठीक है, नोट कर लो इस चीज को, COBOL एंड फोर्टन, मल्टी प्रोग्रामिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद थर्ड जनरेशन के ऊपर, थर्ड जनरेशन के अंदर क्या चेंज हुआ। तो थर्ड जनरेशन के अंदर अगर हम चलें तो थर्ड जनरेशन आपकी आई थी कब से कब तक, 1965 से लेकर के थर्ड जनरेशन आपकी आई
1965 से लेकर के 1971 तक, नोट कर लीजिए 1965 से लेकर के 1971 तक आई आपकी थर्ड जनरेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले सेकंड जनरेशन के एग्जांपल्स नोट कर लो आप, ठीक है। सेकंड जनरेशन के एग्जांपल्स क्या थे, तो क्या एग्जांपल थे इसके, सेकंड जनरेशन के एग्जांपल लिखवा रहा हूं, लिख लो। IBM 1620, IBM 1620, IBM 7094, ठीक है, IBM 7094, CDC आपका 3600 3600, ठीक है। फिर आपका यूनिवैक का आया था 118 इसके अंदर, ठीक है। तो ये भी सेकंड जनरेशन के अंदर, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेकंड जनरेशन के अंदर, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। IBM और CDC यूनिवैक के मैंने लिखवा दिए। इनमें से पूछे जा सकते हैं कि IBM 7094 कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये सेकंड जनरेशन के अंदर आता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसके बाद थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन 1965 से लेकर 1971 तक आई, और इसके अंदर क्या हुआ, कंप्यूटर्स जो थे वो फर्स्ट और सेकंड से फास्ट हो गए, ठीक है। दूसरा, इनका साइज में बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, मतलब उनकी कंपैरिजन में काफी छोटे हो गए ये, ठीक है। फास्ट हो गए, ठीक है, साइज इनका कॉम्पैक्ट हो गए, मतलब, ठीक है। थोड़ा कॉस्ट इनकी रिड्यूस हो गई, मतलब उनसे तो काफी सस्ते हो गए, ठीक है। अब उनके अंदर जो स्पेस था वो भी कम यूज होना, इलेक्ट्रिसिटी तो नॉर्मल यूज होना स्टार्ट हो गई इनके अंदर, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती थी। मतलब आप लेके सकते हो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हमारे हैं उनकी तरह ही लगभग आप इन्हीं में से निकल सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज हो गई। अब कैसे हुआ ये चीज, ठीक है, स्टोरेज भी काफी अच्छी होगी, प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग सेकंड में हो गई थी, इसके अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज हो गई, जिसमें आपका कोबॉल यूज हो गया, फोर्टन, सेकंड से फोर्थ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्टन थर्ड जनरेशन के अंदर फोर्टन लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी, तो फोर्टन सेकंड से फोर्थ इसके अंदर यूज की गई थी, ठीक है। फिर आपकी PL1 यूज की थी, इसके अंदर पास्कल लैंग्वेज यूज की थी, पास्कल होगी। फिर आपकी एल्गोन, ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को, कोबॉल यूज की थी, फोर्टन सेकंड टू फोर्थ, PL1, पास्कल, एल्गोन। ये लैंग्वेजेस मल्टी प्रोग्रामिंग था ये वाले, क्योंकि सेकंड में आ गई थी, थर्ड में तो ऑब्वियस है आनी है, ठीक है। तो कोबॉल, PL1, पास्कल, एल्गोन, ये लैंग्वेजेस इसके अंदर यूज की थी, ठीक है। अब फास्ट कैसे हुआ, कॉम्पैक्ट कैसे हुआ, एंड कॉस्ट कैसे रिड्यूस हुई इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स की जगह यूज किए गए आईसी भी आपने पढ़े होंगे साइंस के अंदर। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसके अंदर यूज किए गए इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनके अंदर बहुत सारे ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स कवर अप हो गए, मतलब उनका पैक बन गया, ठीक है। इसके अंदर अब आईसी कैसे होते हैं, ट्रांजिस्टर मैंने दिखा दिया था। आईसी कैसे होते हैं, आईसी आपके होते हैं ऐसे बार जैसे होते हैं, इनके बहुत सारी बार लगी होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। ट्रांजिस्टर के अंदर मैंने बताया तीन ही टर्मिनल होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे टर्मिनल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यूज किए गए आईसी, और आईसी ने क्या किया, इनको फास्ट कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया, साइज छोटा कर दिया इनका। दूसरा, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम कर दिया, ठीक है। एंड मल्टी प्रोग्रामिंग आ गई इसके अंदर, सेकंड में भी थी, एंड इसके अंदर और मल्टी प्रोग्रामिंग यूज कर ली गई, ठीक है। प्लस इसके अंदर एक और चीज की गई, इसके अंदर रिमोट शेयरिंग और टाइम शेयरिंग भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। रिमोट शेयरिंग एंड टाइम शेयरिंग वो आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर इंक्लूड कर दी गई, रिमोट शेयरिंग एंड टाइम शेयरिंग, ठीक है। तो ये चीजें थी जो कि आपकी थर्ड जनरेशन के अंदर आई। अभी इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला तो ये बन जाता है कि कब से कब तक थी ये आपकी थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सा सर्किट यूज किया गया, सीपीयू की जगह, मतलब सीपीयू की तरह, ठीक है। तो उसमें हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज किए गए, ठीक है। फिर मल्टी प्रोग्रामिंग कौन कौन सी थी, तो इनमें से आपके पास एग्जांपल्स आ सकते हैं कि ठीक है ये लैंग्वेज जो है वो थर्ड जनरेशन के अंदर यूज की गई थी, ठीक है। एक तो ये हो गया,
ठीक है, आईसी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे इस जनरेशन के अंदर। एंड और क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल्स, थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है, इनके अंदर क्या हुआ कि इनपुट आउटपुट के लिए आपकी मैग्नेटिक डिस्क जो यूज़ की गई स्टोरेज के लिए। अब इसके जो है एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन कौन से थे। तो उसमें एक तो आता है आपका IBM का 360 सीरीज, ठीक है, 360 आ गया। फिर आपका हनीवॉल 6000, ठीक है, ये आ गया। फिर आपका इसके अंदर आता है PDP, ठीक है, PDP हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर ही पढ़ा था, ठीक है, PDP 11 जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ठीक है। तो PDP का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी नोट कर लीजिए। PDP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसर। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, पर्सनल डाटा प्रोसेसर। PDP का फुल फॉर्म हुआ पर्सनल डाटा प्रोसेसर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे थर्ड जनरेशन के। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या क्या हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपकी इंक्रीज हुई, जिसमें आपका पास्कल यूज हुआ, फोर्टन का आपका सेकंड एंड थर्ड हुआ, कॉवल यूज हुई, PL1 यूज हुई, एल्कॉन यूज हुआ, ठीक है। आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए थर्ड जनरेशन के अंदर। एंड PC और थोड़े से फास्ट हुए, कॉम्पैक्ट हुए, साइजेस के लिए मैग्नेटिक डिस्क आपकी यूज़ की जाती थी, इसके अंदर मैग्नेटिक टेप्स आपकी यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो ये तो था आपका थर्ड जनरेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी आगे वाली जनरेशन के ऊपर, यानी कि फोर्थ जनरेशन के ऊपर, कि फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स कैसे थे एंड किस तरीके से काम करते थे, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर यूज़ की जाती थी, ठीक है। तो अब अगर मैं फोर्थ जनरेशन का बात करूं तो फोर्थ जनरेशन के अंदर ऑब्वियस है कि थोड़ा और इम्प्रूव हुआ होगा, ठीक है, फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ के अंदर क्या हुआ, कब से कब तक थी फोर्थ, 1971 से लेकर के 1980 तक। 1971 से लेकर के 1980 तक जो है आपकी फोर्थ जनरेशन रही, ठीक है। अब इस जनरेशन के अंदर क्या हुआ, जो थर्ड के अंदर हमने IC यूज किए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए थे, उसको चेंज कर दिया गया किसके अंदर, VLSI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, VLSI का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि VLSI फर्स्ट टाइम कौन सी जनरेशन के अंदर यूज की गई थी, या ये पूछा जाता है कि फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, ठीक है, VLSI। अब VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। नोट कर लीजिए इस चीज को, VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट, आप यूज कर सकते हो साथ में, मतलब है ये IC ही, लेकिन वेरी लार्ज स्केल बोल रहे हैं नाम से ही। तो इसके अंदर क्या किया गया कि मिलियंस ऑफ, लाइक 10 मिलियन ट्रांजिस्टर्स को जो है, IC के अंदर भी ट्रांजिस्टर ही उनको पैक कर दिया गया उसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी 10 मिलियन ट्रांजिस्टर्स को जो है एक चिप के अंदर पैक कर दिया गया। चिप मतलब ऐसी छोटी सी चिप के अंदर 10 मिलियन ट्रांजिस्टर्स को, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इसके अंदर पैक कर दिया गया। तो इसका कॉम्पैक्ट ऑपरेशन साइज छोटा हो गया, फास्ट हुए, थोड़ा एक्सपेंस इनका बहुत कम हो गया, सस्ते हो गए काफी, ठीक है, मतलब बजट में आ गए। दूसरा, इनका जो प्रोसेसिंग था वो भी फास्ट हो गया, मल्टी प्रोग्रामिंग इसके अंदर भी यूज की गई। एंड वन मोर थिंग, ये इनके अंदर रियल टाइम आपका टाइम शेयरिंग इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, प्लस इसके अंदर यूज किया गया था आपका क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि फोर्थ जनरेशन के अंदर डॉस का यूज किया गया था। डॉस मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। फोर्थ जनरेशन के अंदर यह पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन के अंदर यूज किया गया था, किन कंप्यूटर्स के अंदर यूज किया गया था। तो वो था आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर, या फोर्थ जनरेशन के बोल सकते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया था, तो यहां पे था आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
VLSI का यूज किया गया था इसके अंदर ICs की जगह, रियल टाइम शेयरिंग इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और चिप का समझ सकते हो कि जो आपका VLSI है उसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को पैक कर दिया गया था, ठीक है। अब इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देख लेते हैं कि इसके अंदर जो मल्टी प्रोग्रामिंग यूज की गई, हाई लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो, या मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेजेस इसके अंदर जो है वो यूज की गई फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो फोर्थ जनरेशन के अंदर जो आपकी लैंग्वेजेस यूज की गई वो यूज की गई C++ एंड DBase, ठीक है। ये लैंग्वेजेस आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज की गई, C++ DBase, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स का बात करूं, एग्जांपल कौन कौन से थे इसके, तो एग्जांपल्स के लिए इसमें था आपका DEC10, ठीक है, STRA1000, ठीक है। फिर आपका आया PDP-11 जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर मैंने बताया था एग्जांपल, ठीक है। फिर आपका आया इसके अंदर Cray-1, Cray भी सुपर कंप्यूटर था, ये सुपर कंप्यूटर। फिर आपका Cray XMP, ये भी आपका सुपर कंप्यूटर था। तो ये आए आपके कौन सी, फोर्थ जनरेशन के अंदर, ठीक है। Cray-1 का पूछ सकते हैं, Cray-1 फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सा सुपर कंप्यूटर आया था, तो Cray-1 हो गया आपका, DEC-10 हो गया, STRA1000 हो गया, PDP-11 है, ठीक है। C++ DBase इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था इसके अंदर, एंड IC की जगह VLSI को इंट्रोड्यूस किया गया था, VLSI को यूज किया गया था। एंड 1971 से लेकर 1980 तक थी कौन सी, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी लेटेस्ट जो एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन के ऊपर। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है वो कौन कौन से कंप्यूटर्स को जो है यूज किया गया था और किस टाइप की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। और जो VLSI है वो तो फोर्थ के अंदर थी, फिफ्थ के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी जो है हमने यूज करी वो चीज। तो बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ आपकी 1980 से अभी तक टिल नाउ जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज फिफ्थ जनरेशन। आज प्रेजेंट हम यूज करें वो है फिफ्थ जनरेशन। अब इसके अंदर फोर्थ के अंदर VLSI को यूज किया गया, यहां पे हो गए आपके ULSI। VLSI की जगह अब हम यूज करते हैं क्या, ULSI, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म है ULSI का, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट में साथ में लगा रहा हूं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। सेम VLSI को चेंज कर दिया गया किसके अंदर, ULSI के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ULSI टेक्नोलॉजी ही यूज की जा रही है जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब ये क्या है चीज है, इसमें मैंने बताया कि चिप इंट्रोड्यूस कर दी गई थी VLSI के अंदर। सेम चीज इस चीज के अंदर क्या है, आपके माइक्रो प्रोसेसर जो आज की डेट में हम यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है इसके अंदर यूज की गई, जिसके अंदर मतलब अल्ट्रा लार्ज बोर्ड है, बहुत ज्यादा जो है वो ट्रांजिस्टर्स यूज कर लिए गए। इसके अंदर क्या यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जो आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर लैंग्वेजेस C++, जावा, आपकी .NET, ये लैंग्वेज इसके अंदर यूज की है, C++, जावा, .NEट। और कंप्यूटर्स आपको पता ही है कि कितने कॉम्पैक्ट हैं आज की डेट में, कितने अफोर्डेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन तो बहुत ही कम है इनका, ठीक है। तो ये चीजें, इन चीजों के अंदर हम यूज करते हैं। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो है यूज की गई थी किसके अंदर, फिफ्थ जनरेशन के अंदर। लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस C++, जावा, .NET, ये चीजें जो है आपकी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आई थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आपके डेस्कटॉप्स, आपकी नोटबुक्स, ठीक है, लैपटॉप्स, आपकी नेटबुक्स, क्रोम बुक्स, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, फिफ्थ जनरेशन के। फिफ्थ जनरेशन कब शुरू हुई थी, 1980 से लेकर के अब तक, ठीक है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, ULSI, नोट कर लो इस चीज को, ULSI इंट्रोड्यूस्ड इन फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स इसके अंदर यूज की गई,
ठीक है। साइज बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, हार्ड डिस्क इसके अंदर यूज़ कर ली, यूज़ होने लग पड़ी, स्टोरेज के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए रैम वगैरह इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज के लिए। एंड लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके इसके अंदर आ गए, जो एट प्रेजेंट हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई, ठीक है। तो आज तक हमने कितनी जनरेशन्स के अंदर काम कर रहे हैं, 5 जनरेशन्स अभी तक हमारी हो गई हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट। और वन मोर थिंग, इसके अंदर एक और चीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, AI जिसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली है कौन सी, 5th जनरेशन। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कंप्यूटर्स की जनरेशन्स को, हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में, ठीक है। तो बीच बीच में जो क्वेश्चंस हमने क्लियर किए हैं वो भी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम MCQs करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।